कोई बता सकता है कि बेटा सोमरफील्ड मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है? सोमरफील्ड एक्सप्लेन करता है सर्कुलर एज वेल एज इलिप्टिकल ऑर्बिट। सोमरफील्ड के अकॉर्डिंग एटम में सर्कुलर के साथ साथ इलिप्टिकल ऑर्बिट भी होती। क्लियर? सोमरफील्ड अब क्या कहता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है रेडियल कंपोनेंट और दूसरा होता है एंगुलर कंपोनेंट। अब ये रेडियल और एंगुलर कंपोनेंट क्या होता है देखना। ये हमारा एक सर्कुलर ऑर्बिट है और उसमें ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन पहले यहां था, ठीक है ना, तो यहां से यहां पहुंच गया, तो इसके बीच में जो एंगल चेंज हुआ वो तो है एंगुलर कंपोनेंट, और इसमें इसकी रेडियाई जो चेंज होगी उसको कहेंगे रेडियल कंपोनेंट। तो जब वो स्फेरिकल या सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करेगा तो कौन सी चीज नहीं बदलेगी? कौन सी चीज नहीं बदलेगी? रेडियस नहीं बदलेगी, एंगल बार बार बदलेगा। लेकिन अगर वो इलिप्टिकल में मूव कर रहा है तो अब इलेक्ट्रॉन यहां था और यहां से यहां आया, तो ये तो हो गई एनआर और ये हो गई एन थीटा। तो बताओ बेटा कौन सी चीज चेंज होगी इसमें? कौन सी चीज चेंज होगी बेटा? इसमें दोनों ही चेंज होगी, एंगल भी और रेडियल भी। तो अगर कहीं पे रेडियल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर दोनों में ही चेंज आ रहा है तो वो इलिप्टिकल ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। अब ये आया कहां से? तो देखना बेटा, जो एन है ना वो एन आर प्लस एन थीटा के बराबर होता है। अब क्वेश्चन आया कि ये आया कहां से? तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला ये होता है J इज इक्वल टू एन और h2 पाई। क्योंकि अब हमारे पास दो एंगुलर मोमेंटम है, कौन कौन से? एक है रेडियल और दूसरा है एंगुलर। तो मैंने इसको लिख दिया एन आर ब्रैकेट में बंद कर दिया एन थीटा और h2 पाई। जो J है, J वो NH2 पाई के बराबर होता है, ये सब हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम। दोनों को मैंने कंपेयर किया, एन आर प्लस एन थीटा, ये और ये कट गए तो बेटा क्या बचा? एन आर प्लस एन। तो पहला क्वेश्चन तो आ गया कि कौन सा मॉडल इलिप्टिकल और सर्कुलर दोनों ऑर्बिट को एक्सप्लेन करता है। तो आंसर क्या हो गया? सोमरफील्ड मॉडल। अब दूसरा क्या होगा, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या आएगा। अगर n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू अगर 4 है तो कितनी सर्कुलर और कितनी इलिप्टिकल ऑर्बिट होंगी? कितनी इलिप्टिकल? तो हमें यहां पर एक लाइन याद रखनी है। सबसे पहले किसी भी ऑर्बिट में एक सर्कुलर होती है। कितनी सर्कुलर? ठीक है ना, ऑलवेज वन सर्कुलर और n-1 इलिप्टिकल कहीं पे भी। तो बताओ n4 में कितनी सर्कुलर होंगी? एक सर्कुलर और कितनी इलिप्टिकल होंगी? 3 इलिप्टिकल होंगी, ठीक है। कोई डाउट है इतने पार्ट में? अब ध्यान से देखना, हम इसको अगर थोड़ा कोई कहे कि भैया ये आया कहां से, तो देखना इसको करते कैसे। एन आर प्लस एन थीटा, तो अगर एन की वैल्यू 4 है तो इतनी वैल्यू पॉसिबल है।
फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, कौन सी वैल्यू इसमें से पॉसिबल नहीं है, कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है इन पांचों में से, क्योंकि ये वैल्यू तो चार ही हो सकती हैं 4 के लिए, तो कौन सी पॉसिबल नहीं है। इन चारों पांचों में से कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसमें से ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब बच्चा कहेगा क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें थीटा 0 है। इलेक्ट्रॉन चाहे सर्कुलर ऑर्बिट में घूमे या इलिप्टिकल में घूमे, एंगल तो चेंज होगा ही होगा ना, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब सर्कुलर कौन सी है इसमें से, ये सर्कुलर को बता रही है, क्योंकि इसमें रेडियाई चेंज नहीं होती। तो सर्कुलर की कंडीशन क्या हो गई, जब एन थीटा के बराबर हो। सर्कुलर की कंडीशन क्या हो गई, जब एन थीटा के बराबर, क्लियर। और जब एन दोनों के बराबर हो तो कौन सी ऑर्बिट, इलिप्टिकल। अब यहां पर एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन होता है ये कि अगर एन आर के बराबर है तब इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, कोई बता सकता है। जब एन आर के बराबर हो, इस लाइन का मीन्स है कि एंगल चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा हो। तो आप ध्यान से सुनना, केमिस्ट्री में इसका आंसर स्ट्रेट लाइन हो सकता है, पर फिजिक्स में इसका आंसर हेलिकल होगा, क्योंकि कोई भी चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता। तो अगर फिजिक्स में क्वेश्चन आ गया तो हेलिकल आंसर होगा, और केमिस्ट्री में अगर हेलिकल है तो हेलिकल ही करेंगे, नहीं तो स्ट्रेट लाइन कर। क्लियर बेटा, क्लियर है। तो अब क्वेश्चन कितने बने, नंबर 1, इलिप्टिकल ऑर्बिट को कौन एक्सप्लेन करता है, समरफील्ड। कितनी सर्कुलर होंगी, 1। कितनी इलिप्टिकल होंगी, n-1। n-थीटा कब होती है, n-थीटा कब होगी, जब सर्कुलर होगी। और n=nr तब होगा जब स्ट्रेट लाइन या फिर हेलिकल पाथ पर मूव करे। और n=n प्लस nr कब होगी, जब इलिप्टिकल। तो इतने क्वेश्चन इस पे बनते। क्लियर बेटा। देखो बेटा, कोई डाउट है, कौन सा बेटा, ओके। n-1 से इलिप्टिकल का पता लगता है। जैसे वो पूछे 7th ऑर्बिट में कितनी इलिप्टिकल होंगी, 6, ठीक है। और कितनी सर्कुलर, 1, ठीक है ना। n=n थीटा है, मीन्स सिर्फ एंगल बदल रहा है, रेडियस नहीं बदल रही। तो ये सर्कुलर उसको बताता है। n-nr में है तो स्ट्रेट लाइन और हेलिकल फॉर्म में मूव करेगा, और ये इलिप्टिकल पाथ पर मूव करेगा। क्लियर बेटा, समरफील्ड क्लियर। हम चलते हैं नया टॉपिक पढ़ने के लिए, जिसका नाम है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है एटम में, और ये बिल्कुल ना पिन कोड की तरह होता है। क्वांटम नंबर बिल्कुल पिन कोड की तरह होता है। जैसे पिन कोड का जो पहला लेटर होता है वो बेटा स्टेट या कंट्री को दिखाता है, दूसरा लेटर स्टेट को दिखाता है, ठीक है ना, तीसरा सिटी को दिखाता है, फिर एरिया दिखाता है, और फिर मोहल्ला बताता है। इससे ज्यादा नहीं बताता।
अब क्वांटम नंबर 4 टाइप की होती है। पहली जो क्वांटम नंबर है उसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किसने डिस्कवर किया था बेटा, कोई बता सकता है? इसको बोर्स ने डिस्कवर किया। क्लियर? और ये हमको बेटा बताती क्या है, ये हमको 3 चीज बताती है। पहले दूसरी बात पढ़ लेते, इसकी वैल्यू n की 1 से लेकर इंफिनिटी तक हो सकती है। मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 5, मतलब ये K सेल, L सेल, M N O। तो ये हमको सेल, बताओ बेटा सेल और ऑर्बिट में से क्या बताती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको सेल बताती है या ऑर्बिट? दोनों एक ही चीज, दोनों एक ही चीज है बेटा। ठीक है, पहला डाउट क्लियर। इससे हम निकाल सकते हैं बेटा एनर्जी। एनर्जी निकालने का जो सबसे ज्यादा फॉर्मूला चलता है बेटा वो ये है, और इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होती है। अगर दूसरा जो फॉर्मूला आजकल एनसीईआरटी में चलता है वो बेटा ये होता है, इससे जूल पर एटम में निकलती है। और अगर ये वाला फॉर्मूला बेटा ये हमको किलोजूल पर मोल में एनर्जी निकालती। तीसरी बात बेटा टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की बेटा कितनी होती है? आधी होती है। पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है, लेकिन बेटा साइन चेंज होता है। मतलब टोटल एनर्जी नेगेटिव है, ठीक है ना, तो सही कर देते हैं, ये पॉजिटिव होगी। ठीक है, कोई डाउट बेटा? आगे बढ़े। इससे हम निकाल सकते हैं रेडियाई 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, और ये एंगस्ट्रॉम में रेडियस निकालती है। और हम बेटा इससे ना वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू Z/n मीटर पर सेकेंड। क्लियर बेटा? तो हम इससे ये 3 बातें पता कर सकते हैं। किसी को बेटा डाउट है? बेटा कोई डाउट इतने में? हम चलेंगे इसके बाद एक नई क्वांटम नंबर की तरफ। उस क्वांटम नंबर का नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को L से डिनोट करते हैं। इसको हम L से डिनोट करते हैं। इसके और भी नाम है, इसको हम सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इसको हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं। और इसको सोमरफील्ड ने एक्सप्लेन किया था। इसको सोमरफील्ड ने एक्सप्लेन किया था, मतलब बताया था। अगली बात जो है बेटा वो L की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है? L वैल्यू डिपेंड अपॉन N वैल्यू। L की वैल्यू N की वैल्यू पर डिपेंड करती है। यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है जो आपको क्वेश्चन करने के लिए याद होनी चाहिए।
नोट, एन हमेशा एल से बड़ा होगा। मतलब क्वेश्चन में अगर आपको ये नोटिस में नहीं है, आपको ये पता नहीं है, तो डेफिनेट आपका क्वेश्चन गलत होगा। एल की वैल्यू 0 टू n-1 तक वेरी करती। एग्जाम्पल मतलब n5, n5 के लिए एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3 और 4 हो सकती, 5 नहीं हो सकती, क्योंकि एल की वैल्यू n से हमेशा स्मॉलर होती है। ये बात आपको घर से याद रखनी है कि 0 s को डिनोट करता है, 1 p को डिनोट करता है, 2 d को डिनोट करता है, 3 f को और 4 g को डिनोट करता है। ये बात आपको लर्न रखनी है। अगर ये बात आपको लर्न नहीं है तो आप डेफिनेट आधे भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव के नहीं कर सकते। इससे हमें पता लगता है कि ये स्फेरिकल है। अगर एल की वैल्यू 0 है तो स्फेरिकल है, अगर एल की वैल्यू 1 है तो डंबल शेप है, तो डंबल शेप होगी। अगर एल की वैल्यू 2 है तो डबल डंबल शेप होगी। यहां पे एक एक्सेप्शन हमको याद होना चाहिए, कौन सा? किस डी ऑर्बिटल की शेप डबल डंबल नहीं होती? डी जेड स्क्वायर की। डी जेड स्क्वायर डबल डंबल नहीं होती, ये सिंगल डंबल होती है ऐसे करके, और इसमें एक डिस्क मिलती है। एफ की क्लोवर मतलब लॉन्ग की जैसी होती है। आज तक क्वेश्चन नहीं आया, जी की पता नहीं, आती नहीं। क्वेश्चन एक ये आता है एस पी डी एफ, ये आए कहां से? ये सारे वर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी से लिए हुए। एसपीडीएफ वर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी से लिया हुआ है। हम यहां पे चलते हैं और देखते हैं इससे हमें क्या क्या पता लग सकता है। एल से जो हमें पहली चीज का पता लगता है वो होता है बेटा एंगुलर मोमेंटम। तो पहली बात बेटा इससे क्या पता लगेगी? पहली बात पता लगेगी एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला कोई बताएगा? एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला बेटा ये होता है h2 पाई अंडर रूट एल प्लस 1। कभी कभी इस h की जगह पर ये वाला h लगा हुआ मिलेगा, तो जो h है बेटा इसको एक्शन कांस्टेंट कहते हैं, और एक्शन कांस्टेंट h2 पाई के बराबर होता है, h2 पाई के इक्वल होता है। अब हमको फॉर्मूला याद हो गया होगा, तो हम शुरू करते हैं बेटा इनका एंगुलर मोमेंटम निकालना। तो बताओ s का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? कोई बेटा निकाल कर बताएगा? s का एंगुलर मोमेंटम बेटा s का एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, क्योंकि ये 0 है, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बताओ बेटा p का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? p का एंगुलर मोमेंटम होगा h2 पाई 1 प्लस 1, तो मतलब h2 पाई रूट 2। सही है क्या दीक्षा? रूट 2 होगा। अब बताओ बेटा d का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम ऑफ d बेटा
तो वो हो जाएगा √6 बेटा। देखो आ रहा है क्या? डी का एंगुलर मोमेंटम √6 होगा बेटा। 2 + 1 सही है क्या? तो बताओ बेटा एफ का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? उसका होगा √12, √12, या फिर रूट को और भी तरीके से लिखा जा सकता है। क्लियर बेटा? आगे बढ़ो बेटा। इससे बेटा दूसरी बात जो पता लगती है वो क्या होती है हम देखते हैं। दूसरी बात जो पता लगती है वो है बेटा एनर्जी, और इसके बेसिस पर सम आते हैं। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N+L, एनर्जी N+L के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इफ N+L sin। अगर N+L की वैल्यू सेम हो तो क्या होगा? तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N होती है। और ये हाइड्रोजन के लिए स्पेसिफिकली आपको पता ही होना चाहिए। हाइड्रोजन में N+L से एनर्जी नहीं देखते हैं, सिर्फ N से देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन जो कॉन्फ़िगरेशन में काम आता है और वो क्या होता है, देखो हमारे पास 4s है, 3d है, 5p है और 6s है। तो बताओ इसमें सबसे मैक्सिमम एनर्जी किसकी होगी बेटा? तो देखो बेटा 6 + 0, s की वैल्यू 0 घर से याद करनी पड़ेगी। 5 + 1 = 6, 3 + 2 = 5, 4 + 0 = 4। तो लोएस्ट एनर्जी किसकी होगी? 4s की। फिर इसकी होगी। अब इन दोनों में से किसकी होगी? 6s की एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि 6 का n ज्यादा है, 6 का n ज्यादा है। तो एक क्वेश्चन हो गया ये, और एक क्वेश्चन हो गया ये फॉर हाइड्रोजन एटम। (3s, 3p और 3d में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? बेटा किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? सबकी एनर्जी बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना? 3s, 3p और 3d में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी बेटा? क्लियर? इसके बेसिस पर बेटा ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है, फिजिक्स के एग्जाम में। ये 3s है, ये 3p है और ये 3d है और ये इंफिनिटी है। यहां से इलेक्ट्रॉन गया, यहां से इलेक्ट्रॉन गया और यहां से इलेक्ट्रॉन गया। तो 1, 2 और 3, बताओ बेटा किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी का यूज होगा? केस ट्रांजिशन के लिए हाइड्रोजन एटम में मैक्सिमम एनर्जी यूज होगी। सब में इक्वल होगी क्योंकि हाइड्रोजन में 3d, 3s और 3p की एनर्जी इक्वल होती है। लेकिन अगर बेटा किसी और में आ जाए तो 3s की सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि 3s की एनर्जी सबसे कम है। तो इंफिनिटी तक ले जाने के लिए हमें सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर बेटा? 3 क्वेश्चन कॉपी कर डालो बेटा, तीनों क्वेश्चन। बढ़े बेटा आगे।
अरे बेटा तेरा नाम क्या है? मैं नाम भूल गया तेरा। दीक्षा नहीं, स्नेहा। बेटा कुछ समझ आ रहा है? हटा दिया है बेटा मैंने अब तो। ठीक है बेटा। इससे जो तीसरी बात बेटा पता लगती है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। इससे हमें ऑर्बिटल की बेटा शेप पता लग जाती है। अगर एल 0 होगी तो बेटा ऑर्बिटल कैसी होगी? स्फेरिकल। अगर 1 है तो डम्बल, 2 है तो डबल डम्बल। क्लियर बेटा? हमारी है बेटा थर्ड क्वांटम नंबर जिसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को जीमान ने एक्सप्लेन किया था। जीमान ने एक्सप्लेन क्या किया था, मैं आपको इसको थोड़ी सी बैक में जाकर बोर्स मॉडल की वीकनेस बता देता हूं। बोर्स ने हमको बताया कि फिक्स्ड एनर्जी की सेल होती है, मतलब ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। जब जीमान ने इस सेल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाया ऐसे करके, तो ये सेल छोटी छोटी लाइंस में डिवाइड हो गई। तो अब लोगों ने पूछा कि ये सब लाइन कहां से आ गई? तो जीमान बताता है कि एक सेल कितने सब सेल में डिवाइड होगी, एक सेल कितने सब सेल में डिवाइड होगी। तो बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से क्या पता लगता है? सब सेल इन या ऑर्बिटल इन सब सेल पता लगता है। बेटा लिख लो, ऑर्बिटल इन सब सेल। क्लियर बेटा? कोई डाउट है बेटा? तो ध्यान से देखना बेटा, m की जो वैल्यू है वो -l से लेकर +l तक होती है। -l से लेकर +l तक होती है, इंक्लूडिंग 0। इसके क्वेश्चन करने के लिए हमें ये बात बेटा याद रखनी ही पड़ेगी। अगर ये बात याद नहीं है तो डेफिनेट आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। s के लिए, pz के लिए और dz² के लिए m की वैल्यू हमेशा क्या होती है? m की वैल्यू हमेशा 0 होती। क्लियर बेटा? ठीक है। अब देखना बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर हमें निकालनी है इन सेल तो हम n² का यूज करते। अगर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सेल निकालनी है तो n² निकालते हैं, और अगर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल निकालनी है तो अब कैसे निकालेंगे? कोई बताएगा बेटा फॉर्मूला? ये हम निकालेंगे 2l+1 से, या फिर इससे, या फिर इससे। ये बेटा लिख लो, रटना है। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, क्या करना है? रटना है। अगर ये नहीं आया तो आपसे सम नहीं होंगे। क्वांटम नंबर के आधे से ज्यादा प्रॉब्लम आपसे छूट जाएंगी। ध्यान से देखना बेटा, ये n4। बताओ बेटा n4 में कितनी ऑर्बिटल होंगी? कोई बताएगा बेटा n4 में कितनी ऑर्बिटल होंगी? इसमें होंगी 16। और अगर हमें ये बात n² से निकाली, अगर हमने ये बात नहीं पता है तो फिर बेटा ऐसे निकालनी पड़ेगी।
m की वैल्यू 0 -1 0 +1 और ये हो जाएगी -2 -1 +1 +2, मतलब ये 5 हो गई और ये 3 और ये 1 और f में -3 2 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो टोटल 5। देखो बेटा कितनी हो गई, जो n स्क्वायर के बराबर है। अब बेटा अगर l की वैल्यू 2 हो है बेटा 14 ही हो रही है, तो बेटा मैंने गलत लिखी होगी। देख बेटा हो गई क्या है, हो गई क्या बेटा 6, ठीक है। और ये बेटा किसके बराबर है, ये n स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। अब वो पूछे बेटा p सब सेल में कितनी ऑर्बिटल होंगी, p सब सेल 3। हम इसको चाहें तो बेटा इससे भी निकाल सकते हैं 2l + 1 से। तो अगर मैंने इसमें l की वैल्यू 1 पुट कर दी तो बेटा कितनी हो गई, और अगर मैंने इसमें बेटा 3 पुट कर दिया तो कितनी हो गई। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ो बेटा। तो बताओ बेटा जी सब सेल में कितनी ऑर्बिटल होंगी, क्योंकि जी के लिए एल की वैल्यू 4 होती है तो 9 होंगी। क्लियर बेटा, तो सिंपल डायरेक्ट ही बेटा n5 में टोटल ऑर्बिटल कितनी 25, एक s होगी, 3 p होंगी, 5 d होंगी, 7 f होंगी और 9 बेटा 9 कौन सी होंगे बेटा, ओके बेटा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना आगे की बात। फाइनली अब हम यहां आ गए हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेटा क्या बताती है। ये 11th क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है। m tell about क्या बताती है बेटा, ये बताती है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल का मतलब ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताती है बेटा, ओरिएंटेशन। हमें इससे पता लगता है इलेक्ट्रॉन कौन सी एक्सिस पर होगा, इलेक्ट्रॉन कौन सी एक्सिस पर होगा। क्लियर बेटा, अब ध्यान से देखना नेक्स्ट चीज, डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब होता है इक्वल एनर्जी। यहां पे क्वेश्चन आता है कौन सी सबसेल में 3-fold डीजनरेसी मिलती है, इस सबसेल में 3-fold डीजनरेसी मिलती है। तो बेटा किस में मिलती है, पी में। इस लाइन का मीन्स बेटा ये भी है कि ये तीनों पी की एनर्जी बराबर है इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो इन तीनों की एनर्जी अलग अलग हो जाएगी, इन तीनों की एनर्जी अलग अलग हो जाएगी। क्लियर, ये है बेटा डी। डी में कितनी ऑर्बिटल है बेटा, डी में 5 ऑर्बिटल होती है, और इन 5 ऑर्बिटल के 2 सेट होते हैं बेटा।
ये दोनों ऑर्बिटल हमेशा साथ साथ रहेंगी और ये 3 ऑर्बिटल हमेशा साथ साथ रहेंगी। इन वाली ऑर्बिटल को ई जी ऑर्बिटल कहते हैं और इनके नाम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, और इन तीनों के नाम है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। क्लियर बेटा? अब बच्चा पूछेगा इनमें फर्क क्या है, तो ध्यान से देखना, मैं इनकी बेटा स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इसकी बना रहा हूं। तो ये मैंने डी एक्स वाई की स्ट्रक्चर बना दी और सबकी ऐसे ही बनेगी। जिसकी बनाने को कहे वो एक्सेस यहां लिख दो बस। जब मैंने इसकी बनाई तो बेटा ये बनी, और इसकी बनाई तो ये बनी। ये डी जेड स्क्वायर की स्ट्रक्चर होती है और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की स्ट्रक्चर। दोनों में फर्क दिख रहा है क्या कुछ? और इनको बेटा T2 जी कहते हैं, T2। और उसको ई वैसे बेटा सही वर्ड है, जी फॉर जिरेड होती है, वो हमेशा नहीं होती। कोई फर्क दिख रहा है क्या दोनों में बेटा? दोनों में फर्क ये है कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के बीच में मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम ई डेंसिटी एट नहीं बिटवीन एक्सिस, जबकि इन ईजी में बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर मैक्सिमम है? ये एक्सिस पर मैक्सिमम है। क्लियर बेटा? आगे बढ़े बेटा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर है उसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को दो लोगों ने मिलकर डिस्कवर किया था और उनके नाम है अलेनबेक एंड गॉडस्मिथ। ये बताती क्या है? टेल अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है। कई बच्चे से पूछो कि विच क्वांटम नंबर टेल द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का नाम लिख देते। दूसरी बात, टेल अबाउट द, कौन सा रोटेशन बताती है बेटा? एक्सियल और ऑर्बिटल, कौन सा रोटेशन बताएगी? ये बताती है एक्सियल रोटेशन। तो यहां फिर बच्चे का डाउट आएगा एक्सियल रोटेशन में क्या फर्क है? ये हमारा न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसके चारों तरफ घूम रहा है, ये ऑर्बिटल रोटेशन है और इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर भी घूम रहा है, तो ये एक्सियल रोटेशन को बताती है। ठीक है ना? अगली बात, एस कैन नॉट डिफाइन बाय श्रोडिंगर इक्वेशन। स्पिन क्वांटम नंबर का श्रोडिंगर इक्वेशन से सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। इसका मीन्स है कि इसकी वैल्यू डेफिनेट नहीं होती है। अब बच्चा फिर पूछेगा कि भैया इसकी क्यों नहीं निकाल सकते? तो श्रोडिंगर इक्वेशन से इसलिए नहीं निकाल सकते, श्रोडिंगर इक्वेशन एक्स वाई जेड एक्सिस पर सॉल्यूशन निकालती है, मतलब 3 डायमेंशनल निकालती है। 3 डायमेंशनल पर एक पर n रख देते हैं, दूसरे पे l और तीसरे पर m।
तो श्रोडिंगर से सिर्फ 3 ही क्वांटम नंबर को डिफाइन किया जा सकता है एग्जैक्ट, चारों को डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। तो एस का सॉल्यूशन कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता। दूसरी बात यह है कि एक ऑर्बिटल में ये 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इस वाले के लिए +12 बाई कन्वेंशन है, फिक्स नहीं है, मान लिया है। ये है क्लॉकवाइज और इसको बाई कन्वेंशन एंटी क्लॉकवाइज मान लिया है, पर ये फिक्स नहीं है। जेई 2000 सन में आया था कि +12 का मतलब क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। बताओ बेटा कैसा है? हैं? नहीं बेटा, क्लॉकवाइज नहीं है, कांट डिफाइन। ओके है ना, वो हम मान लेते हैं कि गड़बड़ नहीं हो पढ़ते समय। एस की जो टोटल वैल्यू है बेटा वो 2n² होती है, और इससे पता लगता है इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। और एस की एक वैल्यू बेटा n² भी होती है। इससे क्या पता लगता है बेटा? ऑर्बिटल इन ऑर्बिट। ऑर्बिट कॉमन वर्ड नहीं है तो इसकी जगह सेल लिख देते हैं। क्लियर बेटा? यहां पे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, n अगर बेटा 4 है, n अगर 4 है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? कितने होंगे बेटा? 32। If n4 electron is 32, how many plus of, ठीक है ना, 16, आधे प्लस ऑफ और आधे माइनस ऑफ। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ू? ओके बेटा, हम देखते हैं यहां पर कुछ क्वेश्चन और। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफाइंड बाय हाउ मैनी क्वांटम नंबर? एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कितनी क्वांटम नंबर डिफाइन करती हैं बेटा? कितनी? 1 2 3 4, कितनी? कितनी करते हैं बेटा? तीन। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा ऐसे लिखा जाता है, NLM। मतलब अगर मैंने लिख दिया 3DZ², 3DZ², तो बताओ बेटा n की वैल्यू कितनी होगी? n की वैल्यू 3 होगी। बताओ बेटा l की वैल्यू 2। घर से याद होनी चाहिए, m की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 0। घर से याद होनी चाहिए कि SPZ और DZ² के लिए m की वैल्यू हमेशा 0 होती। अगला क्वेश्चन आता है बेटा ये, साई 420 कौन सी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है? कौन सी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है बेटा? डी। कौन सी डी? तो देखो बेटा, इससे पता लगा 4, 2 से पता लगा D और M से पता लगा DZ²। क्लियर बेटा? आगे बढ़ो बेटा।
अगला क्वेश्चन है NLM वैल्यू फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए इन तीनों की वैल्यू क्या होगी? बताओ बेटा क्या होगी? मैं बोलता हूं। तो सबसे पहले मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा। यहां पे डाउट आता है कि आखिर आखिरी किसको माने? किसको माने बेटा? है जो हायर एन होता है वही आखिरी माना जाता है। क्लियर बेटा? तो एन की वैल्यू 4 हो जाएगी, एल की वैल्यू 0, एम की वैल्यू 0। अगला क्वेश्चन बेटा, डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? चॉइस सामने है बेटा। 10, 5, 7, 2। डी ऑर्बिटल कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? है 5। हाँ बेटा, आप भी बोलो बेटा। फर्स्ट है, फर्स्ट देखना बेटा हिंट। ऑर्बिटल मैक्सिमम कंटेन ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आप इसमें फंस गए। आप डी, जिसने 10 बताया है वो डी सबसेल के बता रहा है, और जो 5 बता रहा है उसके कंसेप्ट गोल हैं। वो ऑर्बिटल बता रहा है डी सबसेल में कितनी ऑर्बिटल हैं। तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने बेटा? अगर यहाँ डी की जगह बेटा मैं एफ कर देता तो भी 2 ही होते, तो भी 2 ही होते। क्लियर? ये रूल किसने दिया बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। हु प्रपोज्ड दिस रूल? हाँ बेटा, बताओगे बेटा? चॉइस बताओ बेटा। ऑफ्वा, हुंड और पाउली में से किसने दिया? किसने दिया बेटा? ऑफ्वा कोई था ही नहीं बेटा। ऑफ्वा तो जर्मन वर्ड है। ऑफ्वा नाम का आदमी ही पैदा नहीं हुआ आज तक। ये दिया पाउली ने दिया। ये पाउली का सेकंड रूल है। ठीक है, हम देख रहे हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन बेटा। ओके, देखो बेटा, दिख रहा है क्वेश्चन? देखो, इनमें से कौन सी चीज, इसमें से कौन सा क्या लिखा है? नॉट पॉसिबल। देखो बेटा, N0 पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो फर्स्ट ही पॉसिबल नहीं है।
बेटा क्या थर्ड पॉसिबल है सी? क्योंकि एन और एल बराबर है। क्या बेटा ई पॉसिबल है? नो, क्योंकि एन और एल बराबर है। क्या बेटा बी पॉसिबल है? हाँ, बी पॉसिबल है क्योंकि एन की वैल्यू एल से ग्रेटर है और एम की वैल्यू 0 है। क्या बेटा डी पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। क्या बेटा लास्ट वाला एफ पॉसिबल है? एफ पॉसिबल है क्या बेटा? ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हम आज का लास्ट टॉपिक नोड पढ़ रहे हैं। नोड वो जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा? ऑलमोस्ट जीरो, जीरो नहीं होती। क्लियर है बेटा? ऑलमोस्ट जीरो। नोड होते क्या है देखना बेटा, यहां पे समझना ज्यादा अच्छा है। ये बेटा हमारे पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो बेटा ह्यूमन बीइंग कहां मिलेंगे? यहां इस जगह पे एक्स वाली जगह पर या वाई पर? कहां मिलेंगे बेटा ह्यूमन बीइंग इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में? बेटा फर्श पे ही तो होंगे, तो यहां पे ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता। तो ये जगह कौन सी हो गई बेटा? नोड। पर जीरो क्यों नहीं हो सकता? जब ये वाला ह्यूमन बीइंग चढ़कर जाएगा तो बेटा कुछ टाइम तो यहां रहेगा ना, कुछ टाइम तो यहां रहेगा ना। अब ये भी नोड है बेटा और ये भी नोड है। मैं इनको मेंशन कर देता हूं 1s 2s 3s और 4s। 1s में बेटा 0 नोड होता है। कितना? 2s में कितने नोड होंगे? तो बेटा s में एक कम नोड होता है, ऐसे याद रखते हैं। कितने? एक कम। तो 7s में कितने नोड होंगे? 6 बेटा। क्या बेटा p में नोड होते हैं? कभी कभी ये बेटा ख्याल आता है कि एटम में ऑर्बिटल रहती कैसे हैं, तो ध्यान से देखना बेटा। ये पॉइंट है न्यूक्लियस और ये बेटा कौन सी सेल है? एस। और ये बेटा कौन सी सेल है? एस। और इनके बीच में जो जगह बच गई बेटा वो क्या है? वो नोड है। तो अगर हमको टोटल नोड निकालने हो तो फॉर्मूला होता है n-1। अगर हमको रेडियल नोड निकालना हो तो होता है n-1 nl-1। और अगर हमें बेटा एंगुलर नोड निकालना हो या फिर नोडल प्लेन निकालना हो तो फॉर्मूला होता है L। तो क्या होता है बेटा फॉर्मूला? L। जैसे क्वेश्चन पूछेगा बेटा डी में कितने नोडल प्लेन होते हैं? डी में कितने नोडल प्लेन? ठीक है ना। अब ध्यान से देखना बेटा, मैं यहां लिख देता हूं 3D। तो 3-1 का मतलब टोटल नोड कितने होंगे बेटा? 2। 3-2-1 बराबर 0। तो एंगुलर रेडियल नोड कितने बेटा? और ये कितने होंगे बेटा? 2। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है, वो देख लो बेटा। बताओ डी एक्स वाई में कितने नोडल प्लेन होंगे? कितने होंगे बेटा? 2।
अब वो पूछेगा कौन कौन से। तो कैसे देखते हैं बेटा कौन सी एक्सिस बच गई है? तो बेटा उससे ना मल्टीप्लाई कर देते। और बेटा वो जैसे बाकी लोग टीचर लोग समझाते हैं वैसे भी समझ लो। ये एक्स ये वाई और ये कौन सी एक्स है? तो इस जेड एक्स में नहीं होगा, जेड वाई में नहीं है। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे जब बच्चा ये सीख जाता है तो फिर बच्चे को बेटा इसमें जाकर मारा जाता है। डी जेड स्क्वायर में कितने नोडल प्लेन होंगे? है 0। उसका रीजन है इसमें बेटा रिंग मिलती है, एक रिंग। तो ये तो डी जेड जेड एक्सिस पे होता है और ये जो रिंग है वो बेटा किस प्लेन में होती है? एक्स वाई प्लेन में। तो डी जेड स्क्वायर ऐसी ऑर्बिटल है जिसमें बेटा क्या नहीं होता? जिसमें नोड नहीं होता है। क्लियर बेटा? यहाँ पे आजकल लेटेस्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बेटा श्रोडिंगर इक्वेशन से आ रहे हैं। देखना बेटा मैं एक बना रहा हूं डायग्राम, बताओ बेटा ये किसका डायग्राम है? चॉइस लिखूं? 2s 2p 3s 4s। बताओ बेटा किसका डायग्राम है? ऐसे ही लमसम बना दिया है मैंने। जितनी बार ये एक्सेस को टच करता है उतने ही नोड होते हैं। तो बताओ इनमें से बेटा 2 नोड किसमें है? 2s में बेटा s में नोड 1 कम होता है तो कितने नोड होंगे? 2p में भी बेटा 1 ही नोड होगा। 3s में कितने नोड होंगे? और इसमें बेटा इसको बेटा वो बहुत बड़े फॉर्मूला और बड़ी बड़ी उससे ग्राफों से समझाते हैं। मैंने आपको बिल्कुल सबसे दुनिया का सबसे सरल तरीका बताया। जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा, ठीक है ना, उतने नोड हो जाएंगे। क्लियर बेटा? बाकी पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास, ठीक है? ओके बेटा? ओके बेटा डन।